हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं आरडी आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में बच्चों हम लोगों ने कल एक क्लास देखी थी, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारी टॉपिक है। कल हमने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश क्या होते हैं। वैद्युत आवेश के बाद हमने आपको उसके मात्रक को बताया था और उसकी बीमा को भी आपको बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं कि वैद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं। जैसे आज की क्लास में हम लोगों की मेन टॉपिक जो होने वाली है वह मूल आवेश क्या होते हैं। मूल आवेश के बाद आवेश के संरक्षण का नियम हम समझेंगे, आवेशों का क्वांटमीकरण समझेंगे, उसके बाद हम कूलाम के नियम की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके ताकि आप लोग हमारी वीडियो को देखें। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में करिएगा या फिर स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को शुरू किया जाता है। अगर आप पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे क्लास में ही, और मेरे साथ साथ आप अपने क्लास नोट्स को भी बनाते चलिएगा। वैसे मैं आपको नोट्स जो है हैंड रिटेन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स भी आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये पूरी क्लास आपके लिए फ्री होने वाली है। पूरी फिजिक्स और मैथ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। शाम को क्लास आ जाएगी, आपकी मैथ की भी क्लास आएगी शाम को, और फिलहाल में फिजिक्स की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाए। तो बच्चों, कल हमने आपको बता दिया था कि वैद्युत आवेश होते क्या हैं। वैद्युत आवेश के बाद हमने आपको बता दिया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होते हैं, उन पर चार्ज कितना होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि 1.6 × 10⁻19 होता है। वही इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पर जो होता है वो धनात्मक होता है। जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है, एक आवेश दूसरे से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चला जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा है तो आप पहले क्लास को देख के फिर आप ये दूसरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के बच्चों टॉपिक जो है हमारी वो क्या है, मूल आवेश क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मूल आवेश क्या होते हैं। क्या मूल आवेश। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को समझते हैं, मूल आवेश क्या होते हैं। ठीक ना, देखिए, प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक दिया है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है, आवेश का एक मात्रक दिया है। ठीक है, और वह आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों, वह जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है, यानी कि जो आवेश का एक मात्रक होता है वह किसी भी एक आवेशित कण पर हो सकता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि जो मूल आवेश होता है बच्चों, ये मूल आवेश जो होता है कि किसी भी वस्तु का या किसी भी आवेशित वस्तु पर सबसे न्यूनतम मान होता है, यानी कि एकदम छोटी से छोटी इकाई होती है, यानी कि इसको हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यह किसी भी आवेशित वस्तु की छोटी से छोटी इकाई है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा कि कोई भी पदार्थ हो या कोई भी आवेशित वस्तु हो या कोई भी आवेशित कण हो या फिर आयन हो, यानी कि आवेश की जो मात्रा होती है किसी भी आवेशित वस्तु, यानी आवेशित बूंद हो सकती है या आवेशित गोली हो सकती है, या फिर हम ये कह लें कि कोई आवेशित कण हो, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया या फिर अल्फा कण हो गया, यानी कोई भी आवेशित वस्तु या फिर कोई भी आवेशित कण या फिर आयन। ठीक ना, तो इस पर उपस्थित जो छोटी से छोटी इकाई होती है, उस छोटी से छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहा जाता है। यानी इसको अविभाजित नहीं किया जा सकता या इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो आपने ये समझा कि किसी भी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम मान जो होता है, उस न्यूनतम मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, जिससे हम लोग ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, तो मैं आपकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि किसी आवेशित वस्तु पर किसी आवेशित वस्तु पर किसी आवेशित वस्तु पर किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम मान, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम मान को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। यानी किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम मान को क्या कहा जाता है? मूल आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो आपने समझा कि चाहे वह कोई आवेशित वस्तु हो या फिर आवेशित कण हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अल्फा कण, या फिर कोई भी आयन हो, तो उन आयनों पर उपस्थित जो आवेश होता है, यानी कि सबसे न्यूनतम मान जो उसका होता है, यानी जो सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है उसकी, या जो जिसका सबसे छोटा मान जो हो सकता है, वह न्यूनतम मान ही क्या कहलाता है बच्चों? मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। यानी किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के जो न्यूनतम मान होते हैं, या छोटी से छोटी जो मान होता है, छोटा से छोटी जो इकाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मूल आवेश कहते हैं। इसे आप लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? चलिए, क्लियर दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है आप सबको? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, उस चीज को हम क्लियर करेंगे। यानी कि किसी भी आवेशित कण या फिर किसी भी आवेशित वस्तु, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आयन के आवेश के नापा गया जो मान होता है, सदैव ई के मान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी किसी भी आवेशित वस्तु के न्यूनतम मान को बच्चों क्या कहते हैं? हम मूल आवेश कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना? चलिए, आप सबको ये भी पता होगा कि ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कुलाम होता है। यानी कि ई पर जो आवेश होता है बच्चों, वो कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घात -19 होता है। अब यह अलग अलग कणों पर अलग अलग होता है। जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों? यही वैल्यू क्या होती है? माइनस में होती है। यानी कि माइनस में होती है। और प्रोटॉन पर जो होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बच्चों, यही वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अल्फा कण पर, अल्फा कण पर जो आवेश होगा बच्चों, वो क्या होगा? 2 गुना होगा। ठीक है, यानी कि ये माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है, और अल्फा कण पर भी क्या होता है? आपका धनात्मक होता है। यानी कि हमने आज की पहली टॉपिक को समझ लिया कि मूल आवेश क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया कि प्रकृति ने हमें एक मूल आवेश दिया है, या एक प्रकृति ने हमें एक आवेश दिया है, जो किसी भी आवेशित वस्तु पर, या फिर आवेशित कण पर, या फिर किसी भी आवेशित आयन पर जो उसका न्यूनतम मान होता है, जो उसकी छोटी से छोटी इकाई होती है, उस छोटी से छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है? मूल आवेश कहा जाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घात -19 कुलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ये माइनस में होता है, प्रोटॉन पर प्लस में होता है, और अल्फा कण पर भी ये क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? चलिए, अगर क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज आप इसको शेयर भी करिएगा, और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, अपना नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, उस चीज को हम, डाउट को आप
कि डाउट को हम पर्सनली अगर आप हमारे नंबर पे पूछते हैं तो हम उस चीज को आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप बस पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मूल आवेश हो गया बच्चों। चलिए अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मूल आवेश के बाद यानी कि जो आवेश हैं उन आवेश के गुण क्या हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि आवेश के संरक्षण का नियम क्या है, या फिर आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, और या फिर आवेश का युज्यता क्या होती है। यानी इसमें 3 टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा हम लोग बच्चों क्या समझेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, और तीसरा बच्चों हम समझेंगे आवेश का युज्यता नियम। ठीक है, इन 3 टॉपिक पढ़ने के बाद फिर, क्योंकि ये तीनों जो हैं आवेश के गुण हैं, ठीक ना, यानी कि किसी भी आवेश का गुण क्या है, आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश का क्वांटमीकरण और आवेश की योज्यता का नियम। तो इन टॉपिक को देखते हैं। आइए, यहां तक बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं है? चलें आगे। चले, तो टॉपिक क्या है बच्चों अगली, वैद्युत आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो आवेश होता है बच्चों, वो आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है। आपस में क्या करने से, एक दूसरे के साथ जब घर्षण होता है उसमें, तो घर्षण के कारण ही उसमें क्या उत्पन्न होता है, आवेश या वैद्युतिकी का गुण उसमें आता है। ठीक है, ये बात आपने कल की क्लास में समझा था। अब इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा कि मान लीजिए जब दो वस्तु है, अगर मान लीजिए ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है, और इनको हमने अभी तक एक दूसरे के साथ रगड़ा नहीं है या फिर एक दूसरे के साथ घर्षण नहीं किया है, और जब तक हमने इसको रगड़ा नहीं है मान लीजिए, तो इसमें कोई भी आवेश नहीं है, यानी इस पर आवेश की मात्रा क्या है, 0 है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी कि रगड़ने से पहले इस पर आवेश की मात्रा क्या है, 0 है। जैसे मान लीजिए हमने दो वस्तुएं लिया, एक वस्तु को ए लिया और दूसरी वस्तु को हमने क्या लिया, बी लिया। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ए और बी, इनको हमने एक दूसरे के साथ घर्षण नहीं किया है, और जब घर्षण नहीं किया है तो इस पर आवेश क्या है, 0 है। यानी कि इस पर आवेश क्या होगा बच्चों, 0। आवेश क्या है, 0, यानी घर्षण से पहले की स्थिति। अब अगर मान लीजिए इन दोनों वस्तुओं को हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद इनमें क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बच्चों, आवेश उत्पन्न होगा। अब एक चीज समझिएगा, जब हमने इनको रगड़ा नहीं तो इन पर आवेश की मात्रा क्या थी, 0 थी, और जब हमने इनको आपस में रगड़ दिया तो रगड़ने के बाद आवेश क्या हो गए, उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपको मैंने एक बताया था कि जब रगड़ते हैं तो एक पर से आवेश दूसरे पर चला जाता है। मान लीजिए इस पर से आवेश इस पर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या हो जा रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी ए से बी पर जा रहा है। जब ए से बी पर जा रहा है तो बच्चों इसमें क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ले रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। ठीक है, ध्यान से समझिए, हमने घर्षण से पहले देखा कि इस पर आवेश की मात्रा क्या है, 0, कोई आवेश नहीं। जब हमने इनको आपस में रगड़ा तो इसमें आवेश उत्पन्न हुआ। आवेश उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, देखा हमने कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश स्थानांतरित हो गए, चले गए। ठीक है, तो एक पर से जिस पर से गया उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गया उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। और जिस पर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वह क्या होगा, धनात्मक, यानी ये क्या हुआ आपका, धनात्मक हुआ। ये क्या हो गया आपका, धनात्मक,
यानी धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, और इस पर क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक। अब समझिए, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, तो आपने क्या देखा कि आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब एक पर से दूसरे पर आवेश जा रहे हैं, मतलब कि जितना आवेश इस पर से जाएगा उतना आवेश इस पर क्या हो जाएगा, ग्रहण कर लेगा ये। अब इस पर आवेश, एक चीज और समझिए, मान लीजिए ए है, इसका जो द्रव्यमान, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर स्थानांतरित हो रहा है, तो स्थानांतरित होने के बाद इनके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस पर से द्रव्यमान जाएगा, यानी कि मान लीजिए ए से बी पर जा रहा है, तो बी के द्रव्यमान क्या होंगे, ज्यादा होंगे, यानी ए का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आवेश जो हैं वह स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी रगड़ने से पहले भी आवेश क्या था, जीरो था, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, मतलब कि रगड़ने के बाद इनके उत्पन्न आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, शून्य है। क्यों, क्योंकि जितना यहां से माइनस प्लस हुआ, यानी यहां से माइनस हुआ तो यहां पर प्लस हुआ, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हो गए और इसके इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हो गए। क्योंकि हमने देखा जब इनको रगड़े तो रगड़ने के बाद क्या हुआ, दोनों आवेशित होते हैं, दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित, एक पे प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज, तो दोनों पर बराबर आवेश स्थानांतरित होते हैं, इसलिए रगड़ने के बाद भी इस पर आवेश क्या होते हैं बच्चों, जीरो होते हैं, मतलब कि यहां पर आवेशों का सिर्फ स्थानांतरण हो रहा है। तो हमने एक चीज समझा कि यानी कि वैद्युत आवेश जो है बच्चों, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यानी कि वैद्युत आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि वैद्युत आवेश को क्या किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई, यानी वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इनको क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। और यही बच्चों वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, किसी को डाउट, चलिए, नहीं है। तो हमने देखा कि अगर दो वस्तुएं हैं, रगड़ने से पहले इन पर आवेश की मात्रा शून्य, जब हमने रगड़ा तो इस पर आवेश उत्पन्न हुआ, यानी एक से दूसरे पर आवेश चले गए, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। लेकिन जो आवेश है बच्चों, जिस पर से जा रहा है, जिस पर जा रहा है, यानी दोनों पर इलेक्ट्रॉन बराबर स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी आवेश का मान क्या होता है, बराबर होता है, यानी 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19। आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, और इसकी भी वैल्यू 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19। बस अंतर यह है कि इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो दोनों पर बराबर आवेश स्थानांतरित हुए, तो उनका मान तो सेम ही हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वैद्युत आवेश न तो, ग्रीन नहीं दिख रहा है, वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित, जैसे यहां से इस पर जा रहा है, ठीक ना, बल्कि एक वस्तु से दूसरे पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
ठीक है, यानी कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यह वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। यही क्या है, वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है बच्चों। यह वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सबको? नहीं आ रही है तो आप जो बच्चे क्लास में हैं वो तो पूछ ही सकते हैं। जो बच्चे हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल पेज पर, वे लोग कमेंट करेंगे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आई है, हम उसको अगली क्लास में आपको और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। अगली टॉपिक हमने आपको बताया था क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या होती है, या फिर आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, या जिसे हम आवेश का क्वांटमीकरण या फिर उसी को हम लोग परमाणुकता कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण या फिर उसी को क्या कहा जाता है, आवेश का परमाणुकता कहा जाता है। ठीक ना, चलिए इसको इरेज कर दें। अगर आपको नोट करना है तो मैं साइड हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारी आवेश का आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, अब इसको हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं और इसको हम देखेंगे कि क्या होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मूल आवेश, ठीक ना। मूल आवेश क्या होता है बच्चों, ई होता है। मूल आवेश क्या है, ई। ये आपका क्या है, मूल आवेश है, ठीक ना। और इसका जो मान होता है आप सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक ना। चलिए अब आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है जो 1 किलो है, ठीक है। उसका आप क्या करते जाइए, मल्टीपल करते जाइए, ठीक ना। तो वह वस्तु क्या होगी, गुणज के रूप में बढ़ती हुई चली जाएगी, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो जब आवेश के क्वांटमीकरण की प्रकृति है तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रकृति में आवेश है, मूल आवेश जो हमारा है ई, जो प्रकृति में उपस्थित हमारा मूल आवेश ई है, या चाहे किसी आवेशित वस्तु के लिए हो, या फिर चाहे कोई आवेशित बूंद हो, या फिर आवेशित कण हो, या फिर कोई आवेशित आयन हो, इन सब के लिए जो इसका मान होता है बच्चों, वह इनके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप में यानी पूर्ण रूप से वह क्या होता है, उनके गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए की एक नोट है, और ऐसी ऐसी आपके पास 10 हैं। तो 10 से आप गुणा करेंगे तो सीधे सीधे आपके पास कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि वह गुणा करने पर आपको प्राप्त हो गया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 100 के 10 नोट है, तो उनको हमने गुणा किया तो 1000 मिल गया। यानी किसी भी संख्या का गुणा के रूप में प्राप्त मान, वह उसका क्या कहलाता है, पूर्ण गुणज कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण गुणज कहलाता है। समझ में आ रही है बात? तो प्रकृति में जो उपस्थित हमारा मूल आवेश है ई, चाहे वह किसी आवेशित वस्तु की बात करें, या कोई आवेशित कण हो, या फिर कोई आवेशित आयन हो, तो इनका जो मान होता है वह हमेशा किस रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे आवेश का मान ई है, दूसरे के लिए क्या होगा, 2e, 3e, 4e, 5e, सो ऑन। यानी कि ये मान जो होता है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये पूर्ण गुणज के रूप में क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रकृति में उपस्थित जो मूल आवेश होते हैं बच्चों, यह क्या होता है, कुल आवेश का पूर्ण गुणज के मान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि
जो भी मान उपस्थित होगा वह उसके आवेशित कण के सदैव इलेक्ट्रॉन के या ई के पूर्ण गुणज के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ई के पूर्ण गुणज के मान के बराबर होता है। पूर्ण गुणज के मान के बराबर होता है मतलब मान लीजिए अगर हमारा कुल आवेश क्यू है तो क्यू बराबर ये क्या होगा, प्लस माइनस एन इंटू ई। क्यू बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन इंटू ई। इसका कहने का मतलब है कि जो क्यू है बच्चों, ये क्यू क्या है हमारा, कुल आवेश। क्यू क्या है, कुल आवेश है। और जो ई है बच्चों, यह क्या है हमारा, मूल आवेश है। इसको आप इलेक्ट्रॉन समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यह मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऊपर माइनस लगा होता है, ठीक ना। तो कुल आवेश जो होता है किसी भी वस्तु पर, जो कुल आवेश होता है वह उसके मूल आवेश का गुणनफल होता है, यानी कि इनका गुणा करने पर ही हमको क्या मिलता है, कुल आवेश। जैसे किसी भी वस्तु पर मान लीजिए एक आवेश का मान 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 है और उस पर वैसे 20 इलेक्ट्रॉन है या 20 की संख्या में है, तो 20 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल आवेश प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 है। आपने कहा ठीक सर, एक आवेश का मान इतना हो गया। और ऐसे हमारे पास उस पर पूरे वस्तु पर कुल कितने हैं, 20 आवेश हैं। 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 से आप क्या करेंगे, 20 में गुणा कर देंगे तो 16 दुना क्या हो जाएगा बच्चों, 32। यानी जीरो लगा दीजिए, एक अंक पे दशमलव, गुणे 10 घात माइनस 19। तो कुल आवेश 1.6 से अगर हम गुणा करें तो 32 गुणे 10 घात माइनस 19। तो आपने ये समझा किसी भी आवेशित वस्तु पर या फिर किसी भी आवेशित कण पर या फिर आयन पर उपस्थित जो मूल आवेश होता है वह मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होगा, यानी उसको पूर्ण रूप से गुणा करने पर ही वो क्या होता है, प्राप्त होता है। दूसरी बात याद रखिए कि कभी भी जो आपका मूल आवेश होगा या फिर जो इसकी क्वांटम प्रकृति होगी या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगी। यानी कि जो मूल आवेश आपको मैंने ये दिखाया कि पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यह कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, ठीक ना। जैसे कभी ऐसे नहीं हो सकता 0.75 इलेक्ट्रॉन या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के रूप में आपको यह देखने को नहीं मिलता है, यानी ये पूर्ण रूप से आपको क्या मिलेगा, पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी आप सबको। चलिए अब एक चीज और याद रखिए कि जो वैद्युत आवेश हैं, वैद्युत आवेश को हम अविभाज्य नहीं कर सकते या फिर इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये विभाजित नहीं किया जा सकता है और आवेश के इस गुण को ही बच्चों आवेश का क्वांटम प्रकृति कहते हैं या फिर आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्लियर, या इसी को परमाणुकता भी कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी आप सबको, यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं। चलिए मैं लिख देता हूं आपको डिफिनेशन, आप लोग लिख लीजिए। जो बात मैंने बताया है उसी को आप लिख लीजिए, आपकी डिफिनेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान, आवेश का कुल मान क्यू, आवेश का कुल मान किसके मान के, मूल आवेश के कुल मान, मूल आवेश ई, मूल आवेश क्या है, ई है। मूल आवेश के पूर्ण गुणज के, पूर्ण गुणज के बराबर होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है या पूर्ण गुणज के बराबर होता है, ठीक है।
यानी हम ये कह सकते हैं अगर कुल आवेश Q है तो इसका मान प्लस माइनस n इंटू ई होगा। इसका मान क्या होगा? Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। प्लस माइनस क्या बताता है बच्चों? तो यह इनके आवेश पर उपस्थित चार्ज को बताता है कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो मान होता है क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 आवेश, 4, ऐसे ही चले जाते हैं। और आप याद रखिएगा ये कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता, यानी किसी भी वस्तु कण या आयन पर आवेश भिन्न कभी नहीं होगा। ठीक ना, यानी किसी भी आवेशित, किसी भी वस्तु पर, ऐसे लिखिए, किसी भी वस्तु पर आवेशित कण, आवेशित कण, आयन कभी भी भिन्न में नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता 0.75 आवेश या फिर 2.5 आवेश। ठीक ना, तो इस रूप में कभी भी ये उपस्थित नहीं होते हैं। हमेशा किस रूप में होते हैं बच्चों? पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। तो आवेश के इस गुण को क्या कहा जाता है? आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। तो आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश के इस गुण को क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक, तो आवेश के इस गुण को ही बच्चों क्या कहा जाता है? आवेश का क्वांटमीकरण या फिर क्वांटीकरण लिख लीजिए, क्वांटमीकरण ना लिख के क्वांटीकरण लिख लीजिए। ठीक है, क्वांटीकरण कहा जाता है। चलिए, क्लियर दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? आवाज भी क्लियर है? तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा। क्या आपको बातें मेरी समझ में आ रही हैं? अगर बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप जरूर इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास में बताइएगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सकें और हम उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं या पूरी क्लास हम आपको फ्री देने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी आपको चार्ज की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ पढ़ते रहिए लगातार। हम रेगुलर आपको सुबह में क्लास लेके आएंगे फिजिक्स की, और शाम को 6 बजे आपकी मैथ की भी क्लास होने वाली है। तो शाम को मैथ की क्लास में उपस्थित होइएगा और इतनी टाइम आप सुबह में आप फिजिक्स की क्लास को देख सकते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आवेश का क्वांटम प्रकृति हो गया कि किसी भी वस्तु आवेशित वस्तु आवेश का जो कुल मान और मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी Q बराबर n इंटू ई होता है। जैसे E2 E3 और 4E। और किसी भी वस्तु पर आवेशित कण आयन कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा बच्चों, यानी कि जैसे 4/5, 3/6, तो ऐसे रूप में कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि इनको हम अविभाज्य नहीं कर सकते, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक ना, क्योंकि यह जो मूल आवेश होता है यह प्रकृति की सबसे छोटी से छोटी मान होती है, यानी इसका न्यूनतम मान ही हमारा मूल आवेश कहलाता है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां पर? क्लास 12th के फर्स्ट न्यूमेरिकल पर, जो अभी तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल देखा। अब हमारा जो पहला नियम है जिससे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं बच्चों, तो कूलाम का नियम सीखेंगे कि कूलाम का नियम क्या है, और कूलाम का नियम को डेरिवेशन करेंगे और बहुत ही आराम से और एकदम ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिर दोबारा देखने की ज़रूरत, कहीं से किसी और की वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप धैर्य बनाए रखिए और उसको हमारे साथ करते रहिए।
तो बच्चों यहां तक समझ में आ गई आपको बात, आवेश का क्वांटम प्रकृति। तो आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम्स लॉ। चलिए इसको भी समझते हैं बहुत आराम से। अभी हमने आपको पहली क्लास में भी बताया और आज भी बताया कि जब दो आवेशित वस्तुएं होती हैं बच्चों, जब एक धन आवेश हो और दूसरा ऋण आवेश हो, तो उनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। यानी कि जैसे हमने दो वस्तु को लिया, ठीक है, ये मान लीजिए ब्लैक और ये ग्रीन जो है, ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, ठीक ना। तो जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, यानी कि जब दो सजातीय आवेश हो हमारे पास, यानी दोनों धनात्मक है, तो इनके बीच क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण होगा। ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक हमारे पास धन आवेश है और दूसरा हमारे पास ऋण आवेश है, तो इनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास समान प्रकार के आवेश होते हैं या सजातीय आवेश होते हैं, तो उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दो अलग अलग आवेश हैं, यानी एक धनात्मक है और दूसरा क्या है? ऋणात्मक है, तो उनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इसी के आधार पर बच्चों कूलाम ने एक नियम दिया, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर ही कूलाम ने एक नियम दिया कि जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और जब दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण होता है। तो उन्होंने बताया कि ये प्रतिकर्षण या फिर ये आकर्षण जो हो रहा है, उनके बीच एक बल कार्य कर रहा है, और उस बल को उन्होंने क्या नाम दिया? वैद्युत बल। यानी कि प्रतिकर्षण बल या फिर आकर्षण बल, इन दोनों के बीच में जो कार्य कर रहा है उसको उन्होंने क्या कहा? वैद्युत बल बताया। ठीक ना। यानी कि उन्होंने बताया कि जब दो समान प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। और जब दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण होगा। तो इस नियम को या इस आवेशों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है बच्चों, यानी कि जब दो आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वैद्युत बल कहा जाता है। ठीक ना। और इस नियम को ही फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे? कूलाम। कूलाम कहाँ के थे बच्चों? फ्रांस के, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक ना। तो एक अपना नियम दिया, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के आधार पर ही, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक ना। और इन्हीं कूलाम के नियम को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में अभी। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण होता है। और इन आकर्षण बल के आधार पर ही दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के बीच एक संबंध दिया गया, और जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस नियम को समझते हैं बच्चों। पहले मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है, हमारे पास दो आवेश है और दोनों आवेश कैसे हैं बच्चों? स्थिर आवेश हैं। मान लीजिए एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। दोनों स्थिर हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं या कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब जिसमें आवेश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, रुके हुए होते हैं, अगतिशील होते हैं। तो यहाँ पर दोनों आवेश क्या हैं? अगतिशील हैं, स्थिर हैं, रुके हुए हैं, इनमें कोई गति नहीं हो रही। आप ये मत सोचिएगा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है, और मान लेते हैं कि इन आवेशों के बीच की जो दूरी है बच्चों, वो क्या है? R है। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है। और इसके आधार पर ही कूलाम ने अपना नियम दिया है। यानी इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए, इस नियम के अनुसार
उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया बच्चों कि जो दोनों आवेश हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों असमान भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। हम इनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी r है, तो कुलाम साहब ने ये बताया कि जो दोनों स्थिर आवेश हैं, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वह क्या करता है, दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी जो आवेश Q1 है और आवेश Q2 है, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उनमें समान अनुपात में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक ना। तो उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब उन्होंने ये बताया कि F जो है बच्चों वह आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो उनके बीच की दूरी है वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो दूरी है इसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 और Q2 का गुणा कर दीजिए, प्रोपोर्शनल F होता है, यानी कि जो बल है उसके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की जो दूरी r है, r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी नियम के आधार पर उन्होंने क्या नियम दिया, दो स्थिर बिंदु आवेशों, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती व बीच के या बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आपने समझा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ रही है बात, चलिए समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है, माना दो बिंदु आवेश क्या है बच्चों, Q1 व Q2। दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 व Q2। उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी r है। तो वैद्युत बल, तो वैद्युत बल क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने आपको बताया कि बीच की दूरी के क्या होते हैं, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा ना कि आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
और दूसरा क्या बताया उन्होंने कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। अब इन दोनों को बच्चों हम मिलाएंगे तो बनेगा एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बच्चों तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाते हैं और जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एफ प्रोपोर्शनल हटाया बराबर लगाया, और जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक क्या लगेगा, K, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, यानी F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होगा। और यही आपका क्या है, कूलाम का नियम है, यानी कि F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। और ये बल है तो बल का मात्रक क्या होगा बच्चों, न्यूटन होगा। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। अब आपको ये समझना है कि K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है, K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। दिख रहा है सबको, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दिख रहा है। K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। चलिए तो अब हम ये समझते हैं कि दोनों आवेश मान लीजिए अगर निर्वात में स्थिर हो, यानी कि निर्वात या वायु में स्थित हो, तो K का जो मान होता है बच्चों वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। यदि दोनों आवेश निर्वात या फिर वायु, आप समझिएगा इसका मतलब निर्वात या वायु में उपस्थित हों तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। यानी जो K हमने यहाँ पे लिखा है ना, प्रोपोर्शनल को हटा के K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। यानी कि अगर मान लीजिए जो दोनों आवेश हैं ये निर्वात या वायु में है, अभी हम आगे परावैद्युत भी समझेंगे, निर्वात या वायु में है, तो निर्वात और वायु में स्थित हैं तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और एक चीज समझिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो मतलब हम इस F को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यानी अगर आपको ऐसे भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मतलब हमने K की जगह क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है। और या फिर ऐसे भी हो सकता है, F का मान 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये भी हो सकता है क्योंकि हमने आपको बताया ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर कैसे, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए F बराबर क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अगर हमें इसका मान निकालना है तो ये इधर जाएगा, यानी F R ऊपर चला जाएगा और ये आपका Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बल क्या है, मात्रक न्यूटन, R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम कूलाम का कूलाम स्क्वायर, तो इसलिए इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक ना। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं
कि इसका जो मात्रक हो गया बच्चों ये इतना हो गया, इनका भी मात्रक न्यूटन होगा क्योंकि बल है, ये भी क्या है, बल है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हमने आपको बल निकाल दिया। अब अगली क्लास में बच्चों जब हम आएंगे तो ये सीखेंगे कि अपसाइलन जीरो जो है, यानी कि जो अपसाइलन जीरो, इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, बता देता हूं कि जहां पे अपसाइलन जीरो क्या है, अपसाइलन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है बच्चों, वैद्युतशीलता है। कल की क्लास में जब आएंगे बच्चों तो हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता का मान निकालना सीखेंगे, इसकी बीमा क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है, ठीक ना। और अगर ये आवेश निर्वात और वायु के अलावा किसी और माध्यम में रख दिया जाए, किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए, तब इसका मान क्या होगा, इन सारी बातों को डिस्कस हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग से बस एक ही उम्मीद करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास से कुछ भी समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए रेगुलर काम कर सकें। धन्यवाद आप लोगों का।